हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर.के. एडू गैलेक्सी पर। आज हम लोग साइंस का एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सीरीज़ विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी भाई हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें और समझें। ये जो सीरीज़ है जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और विभिन्न डिफेंस और विभिन्न एक दिवसीय जो हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसके दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग इस पुस्तक को अच्छे से हम लोग पढ़ लिए, हमारे साथ आप पढ़ लिए, अध्ययन कर लिए, तो मेरा ये मानना है कि आपसे कोई भी साइंस का प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग भौतिकी शुरू करने जा रहे हैं और भौतिकी में जो पहला हम लोग का चैप्टर है भौतिक राशियाँ और मापन। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ के बारे में और फिर उसके मापन से संबंधित चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे कि उसको हम लोग किस प्रकार से मापते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है? भौतिक जगत की परिघटनाओं, प्रक्रियाओं, पदार्थों एवं उनके गुणों के संबंध में परीक्षणों द्वारा स्थापित सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। भौतिक जगत से हमारा तात्पर्य उस संसार से है जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। विज्ञान इसी भौतिक जगत की परिघटनाओं यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने हेतु किया जाने वाला सुव्यवस्थित प्रयास है, जिसमें एक प्रकार अर्जित ज्ञान का उपयोग परिघटनाओं के भविष्य कथन, संशोधन एवं नियंत्रण के लिए किया जाता है। जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं उसी के आधार पर अन्वेषण करना, प्रयोग करना, भविष्यवाणी करना ही विज्ञान है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो हम अपने चारों ओर जो भौतिक जगत को हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो भी परिघटनाएं घट रही है, जो प्रक्रियाएं संपन्न हो रही है, जो हम लोग को पदार्थ दिख रहा है और उस पदार्थ का जो गुण होता है उसके बारे में जो हम लोग एक प्रेक्षण करके एक ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग विज्ञान बोलते हैं। साथ ही साथ जो हम अपने आसपास ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर रहे हैं उन सभी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करने के साथ साथ उस ज्ञान को एक सुव्यवस्थित तरीके से ज्ञान को अर्जित करके उसके हिसाब से हम लोग कुछ भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो यही सब क्या होता है? यही सब विज्ञान के अंतर्गत आता है। और फिर हम लोग अगर इसको परिभाषिक रूप से देखें विज्ञान को, तो वास्तविक अनुभव या प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों के तार्किक विश्लेषण द्वारा विकसित हुए सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब वास्तविक जो अनुभव हमको हुआ है, जो हम प्रयोग किए हैं, जो हम परीक्षण किए हैं, उसके आधार पर जो हम एक तार्किक विश्लेषण के द्वारा एक ज्ञान जो हम लोग अर्जित किए हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले तो है प्राकृतिक विज्ञान, उसके बाद हो गया औपचारिक विज्ञान, उसके बाद हो गया सामाजिक विज्ञान। अब प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भी 3 विषय आते हैं। सबसे पहले एक आता है भौतिकी, दूसरा रसायन, तीसरा जीव विज्ञान। फिर हम लोग देखते हैं कि जो औपचारिक विज्ञान है उसके अंतर्गत 2 विषय आते हैं, गणित और लॉजिक। लॉजिक भी एक विषय है। उसके बाद फिर सामाजिक विज्ञान जो है, जिसको हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं, उसके अंतर्गत भी 2 विषय आते हैं। एक हो गया मानव व्यवहार और एक हो गया समाज। ये 2 विषय आते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी विषयों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी विषय आता है और प्राकृतिक विज्ञान के बारे में हम लोग समझते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। प्राकृतिक विज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल साइंस बोलते हैं, विज्ञान की वह शाखा जो प्राकृतिक परिघटनाओं का विवरण
व्याख्या एवं भविष्य कथन, अवलोकन एवं अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर करती है, प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। असल में विज्ञान शब्द का प्रयोग प्रायः प्राकृतिक विज्ञानों के लिए ही किया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक परिघटनाओं का विवरण, व्याख्या एवं भविष्य कथन, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक परिघटनाएं हो रही है उसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, समझते हैं, जानते हैं और उसके ऊपर हम लोग कुछ अपना तर्क देकर विश्लेषण करते हैं और उसी के बारे में जो हम लोग नॉलेज ग्रहण करते हैं, प्राकृतिक जो परिघटनाएं हो रही है, जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य, पृथ्वी, इन सब चीज़ों से संबंधित जो भी हमको चीज़ें पढ़ने के लिए विज्ञान के अंतर्गत मिलती है वो सब हम प्राकृतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। यानी नेचुरल चीज़ों के बारे में जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस के अंतर्गत वो सब प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। और असल में जो भी हम साइंस के विषय में पढ़ते हैं, लगभग जो चीज़ें पढ़ते हैं वो प्राकृतिक विज्ञान के ही बारे में पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहले तो हो गया फिजिक्स जिसको हम लोग भौतिकी बोलते हैं, फिर हो गया रासायनिक जिसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं, और फिर हो गया जीव विज्ञान जिसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके फिर हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। तो समझते हैं कि अब फिजिक्स क्या है। जो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत एक विषय आता है फिजिक्स, जिसको हम लोग भौतिकी बोलते हैं, वो है क्या आखिर फिजिक्स। तो फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के लिए लिया गया है, यानी फिजिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, वो हिंदी भाषा का शब्द नहीं है या इंग्लिश भाषा का शब्द नहीं है। फिजिक्स जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रकृति या प्राकृतिक। जो नेचुरल चीज़ें होती है वो मतलब उसके बारे में हम लोग फिजिक्स विषय में पढ़ते हैं। यानी फिजिक्स का अर्थ ही होता है प्रकृति या प्राकृतिक चीज़ें। प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन एवं विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है तथा सेब के टूटकर पृथ्वी पर गिरने की परिघटना में गुरुत्वाकर्षण बल की अभिव्यक्ति है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि फिजिक्स विषय के अंतर्गत हम प्रकृति और प्रकृति से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी द्वारा जो प्रत्येक वस्तु पर एक बल लगाया जाता है जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, वो भी तो जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग एक अध्ययन कर रहे हैं वो भी फिजिक्स के अंतर्गत ही करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हम लोगों ने नहीं बनाया है, वो नेचर में पहले से उपस्थित है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो नेचर में पहले से उपस्थित है उन चीज़ों के बारे में जो अध्ययन करते हैं हम लोग वो फिजिक्स विषय के अंतर्गत ही करते हैं। और उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं आगे। उसके बाद हो गया कि अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। देखिए, यांत्रिकी हो गया, तरंग गति हो गया, प्रकाशिकी हो गया, आधुनिक भौतिकी हो गया, ऊष्मा हो गया, ध्वनि हो गया, विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व हो गया। इन सब भागों में भौतिकी को बांटा गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। यानी यांत्रिकी, तरंग गतिकी, प्रकाशिकी, आधुनिक भौतिकी, ऊष्मा, ध्वनि, विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व, ये सब भौतिकी के ही अंतर्गत आते हैं। इन सभी टॉपिक के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो भौतिकी विषय के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भौतिकी का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि भौतिकी में जिन परिघटनाओं, वस्तुओं या पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उनके भौतिक गुणों को भौतिक राशियों के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। अब यहाँ इनके बारे में समझते हैं ये बोलना क्या चाह रहा है। यानी भौतिकी के अध्ययन को शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि भौतिकी में जिन परिघटनाओं, वस्तुओं या पदार्थों का जो अध्ययन करते हैं उनके भौतिक गुणों को भौतिक राशियों के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। यानी जिन भी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो जो उसका होता है, जो कहने का मतलब उसका जो अध्ययन होता है तो उनके गुणों को भौतिक राशि के रूप में व्यक्त करते हैं। अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये भौतिक राशि क्या होती है।
तो चलिए अब हम लोग भौतिक राशि के बारे में समझते हैं कि भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। किसी द्रव्य की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या किसी परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए हम जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। यानी किसी भी द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ ही होता है, तो किसी पदार्थ की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है सदिश, एक होती है अदिश, एक होती है सदिश। तो अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी तो मैंने समझा, अभी तो हम लोगों ने सीखा कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है अदिश, एक होती है सदिश। अदिश को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज और सदिश को बोलते हैं इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर और वेक्टर के बारे में हम लोग समझते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वह अदिश राशियाँ कहलाती है। जिनमें केवल परिमाण एक प्रकार का मान होता है, उसमें किसी भी प्रकार की या किसी भी प्रकार का दिशा का जिक्र नहीं होता है। इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती है। ओदिश राशियों को सामान्य बीजगणित विधि से जोड़ा जा सकता है। हम लोग ओदिश को आराम से सामान्य बीजगणित का विधि जो होता है 2 + 2 4, इस विधि से भी हम लोग जोड़ सकते हैं। लेकिन सदिश को हम लोग इस प्रकार से नहीं जोड़ सकते हैं। तो ओदिश राशियों ये जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है। जो ओदिश राशियाँ होता है ये जोड़ के त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है। अब जोड़ के त्रिभुज का नियम क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हमको इतना याद रखना है कि ओदिश राशियों के अंतर्गत कौन कौन आता है। द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये सब ओदिश के अंतर्गत आता है। ये सब हमें याद रखना चाहिए। क्या क्या आता है, द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति, ये सब ओदिश के अंतर्गत आता है। कुछ उदाहरण है ओदिश का, ये सब याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। अब हम लोग समझते हैं सदिश राशियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है वे सदिश राशियाँ कहलाती है। यानी कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती है जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जैसे मैंने इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो हम लोग समझते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। इसके अंतर्गत आएगा बल में क्या होता है, परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। बेग में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। इसी प्रकार से और भी भौतिक राशियाँ हैं जो कि सदिश है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। और साथ ही साथ गणितीय क्रियाओं में सदिश राशियों के परिमाण और दिशा दोनों को ध्यान रखना आवश्यक होता है। यानी कि जो सदिश राशियाँ होती है उसमें जो है दिशा और परिमाण दोनों को हमें याद रखना पड़ता है। यानी दोनों निहित होता है, सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होता है। सदिश राशियाँ जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती है। अब त्रिभुज का नियम जो भी है आगे बताएंगे, अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि सदिश राशियाँ जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती है। सदिश का उदाहरण हो गया वेग, विस्थापन, बल, संवेग आदि। ये सब किसका उदाहरण है, ये सब सदिश का उदाहरण है। कई एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी एक राशि सदिश है। उसमें 3 राशि दिया हुआ होता है ओदिश और एक इनमें से कोई डाल देगा तो वही आंसर होगा। अब हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ उपर्युक्त राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे वेग को अगर हमें व्यक्त करना होगा तो 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड पूरब की ओर। अगर हम 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड सिर्फ बोलेंगे तो ये सिर्फ चाल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें दिशा लगा दिए तो अब ये क्या होगा, अब ये हो जाएगा वेग। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेग। उसके बाद विस्थापन को व्यक्त करने के लिए 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो इसमें भी क्या है, दूरी के साथ साथ दिशा भी है, तब ये होगा क्या, तब ये होगा सदिश। और बल में भी क्या है, 5 न्यूटन नीचे की ओर। यानी 5 न्यूटन तो परिमाण हुआ
5 तो परिमाण हुआ, लेकिन नीचे की ओर ये दिशा भी आ गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सदिश। संवेग, संवेग में क्या हो गया 5, यहाँ 5 परिमाण है, लेकिन दाईं तरफ का मतलब क्या हुआ, दाईं तरफ होने से ये दिशा भी आ गया, तो ये क्या हो गया सदिश। तो सदिश और अदिश में हम लोग फिर से एक बार समझते हैं। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, जिनमें दिशा और परिमाण दोनों हो और जो त्रिभुज के योग के नियम का पालन करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश। जैसे हो गया वेग, जैसे क्या हो गया वेग, विस्थापन, बल, संवेग इत्यादि। और अदिश में क्या होता है, जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा नहीं हो, उससे हम लोग अदिश कहते हैं, और ये त्रिभुज के योग के नियम का पालन नहीं करती है। जैसे हो गया समय, लंबाई, ये सब क्या है, ये सब है दूरी, ये सब क्या है, ये सब अदिश है। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं अदिश और सदिश में कौन कौन सी राशियाँ अदिश है और कौन कौन सी राशियाँ सदिश है, उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। दूरी क्या हो गया, दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ये सब अदिश राशियाँ हैं। याद रखिएगा, विद्युत धारा बहुत पूछता है, बहुत ज़्यादा खूब पूछता है। विद्युत धारा कैसी राशि है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये बहुत पूछता है। उसके बाद सदिश राशियाँ, विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, वजन या भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, तो ये सब क्या है, सदिश राशियाँ। तो हम तो आप लोगों से यही कहेंगे कि ये पूरा कॉलम आप याद कर लीजिए। ये किसी भी एग्ज़ाम में अगर साइंस का प्रश्न रहता है तो ज़्यादा चांस रहता है कि इस कॉलम से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश है और निम्न में से कौन सी राशि अदिश है, जरूर पूछे जाते हैं एक ना एक प्रश्न। इसलिए इस कॉलम को याद कर ही लीजिए। आप जो भी हैं भाई हैं जो कि एक दिवसीय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है, तो इन्हें हम सजेस्ट करेंगे कि ज़रूर आप याद रखिएगा इस कॉलम को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशियों का एक अन्य वर्गीकरण मूल राशियाँ एवं व्युत्पन्न राशियों के रूप में भी किया जाता है। अभी तो हम लोगों ने देखा कि भौतिक राशियों को सदिश और अदिश में वर्गीकृत किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि भौतिक राशियाँ को एक और तरीके से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ में। मूल राशियाँ को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और व्युत्पन्न राशियाँ को बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं मूल राशियों के बारे में कि मूल राशियाँ क्या होती है। वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हैं मूल राशियाँ कहलाती है। उदाहरण दूरी, जिसे हम लंबाई भी बोलते हैं, समय, द्रव्यमान इत्यादि। ये सब किसी पर निर्भर नहीं करता, ये स्वतंत्र है, इसीलिए इसे हम लोग मूल राशि बोलते हैं। लेकिन व्युत्पन्न राशियाँ क्या है, वे भौतिक राशियाँ जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर करती है उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं या कहलाती है। उदाहरण चाल, चाल क्या है, दूरी और समय पर निर्भर करता है। अगर चाल हमको निकालना है चाल, तो मुझे दूरी और समय की जानकारी होनी चाहिए। अगर दूरी और समय की जानकारी नहीं है तो हम चाल नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी व्युत्पन्न राशियाँ होती है वो मूल राशियों पर निर्भर रहती है। जैसे भी हम देखें ना कि दूरी जो है वो चाल जो है वो दूरी और समय पर क्या है, निर्भर है। तो दूरी और समय दोनों क्या है, ये क्या है, ये है मूल राशियाँ और इसी पर निर्भर है चाल। चाल हमको निकालना है तो दूरी और समय हमें पता होना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं मापन की इकाइयाँ, कि हम लोग कोई भी चीज़ को मापते हैं तो किस प्रकार से मापते हैं, उसकी इकाइयाँ क्या क्या है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में मापन की इकाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे कि किसी भी चीज़ का जो मापन होता है तो उसका क्या क्या इकाई होता है, क्या क्या मात्रक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।